नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और हमारे इस निरंतर प्रयास का लाभ उठा रहे हैं। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि आप तक बेहतर विधि की जानकारी पहुंचाई जाए और लॉ के बारे में एक अवेयरनेस हम सबके अंदर होनी भी चाहिए। बिकॉज लॉ हमारे जीवन में बहुत तरीके से काम करता है, यदि हम उस चीज को समझें या ना समझें। दुकान पे जाके राशन लेने से लेकर होम लोन लेने तक, एक गाड़ी खरीदने तक, एक प्लेन की टिकट बुक कराने तक, रेलवे का सीट नंबर ना कंफर्म होने पर, मूवी की टिकट एंड मोमेंट पे कैंसिल हो जाने पर, या डेफिशिएंसी इन सर्विस अगर हम जाते हैं और हमें किसी रेस्टोरेंट में खाना अच्छा नहीं लगता, वहां से लेकर स्कूल में प्रताड़ना और उन तमाम सोशल इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें यह समझना चाहिए कि लॉ और लीगल प्रोविजंस साथ में जुड़े हुए हैं। हमें अपने राइट्स के बारे में यह जागरूकता होनी चाहिए और हमारा यही प्रयास है कि उस जागरूकता को हम बढ़ाएं और जो भी योगदान हम समाज में दे सकते हैं इस क्षेत्र में, वह योगदान प्रदान करें। आज हम एक ऐसी ही चर्चा के साथ आपके साथ आए हैं। हम पहले भी इस बारे में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, पर आज एक बड़ी ही शॉर्ट, क्रिस्प और एक छोटी एरिया की चर्चा होगी, लेकिन जिसका महत्व बहुत ज्यादा है। सवाल हमारे सामने है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण कहां कराया जा सकता है? वेयर कैन एन FIR बी रजिस्टर्ड? आप जब एक प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR को रजिस्टर करवाने के लिए, दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, तो आप कहां जा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें समझना होगा प्रथम सूचना रिपोर्ट का मतलब क्या है। व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय एन FIR? सी, प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिभाषा किसी भी कानून में नहीं दी हुई। FIR हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट, बट it basically means that information which is related to the commission of a cognizable offense, cognizable offense यानी कि संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जनरली ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। संज्ञेय अपराध यानी कि डकैती हो गई, रॉबरी हो गई जिसको हम लूट कहते हैं, एक्सटॉर्शन हो गया, किसी से फिरौती मांगना, किसी को अगवा कर लेना या मर्डर कर देना, किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर कर देना। इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जो थोड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं, उनको संज्ञेय अपराध कहा जाता है। संज्ञेय अपराध है ये, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो उन संज्ञेय अपराधों की सूचना FIR के रूप में दर्ज होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के फॉर्मेट में दर्ज करी जाती है। और अगर आप देखेंगे सेक्शन 154 ऑफ CRPC यानी कि सेक्शन 154 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यह बात करता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। यहां पर भी FIR की परिभाषा नहीं है, यहां पर भी FIR की परिभाषा नहीं दी हुई है, पर इसका सीधा सीधा सांकेतिक अर्थ यह है कि जो भी सूचना आपको मिलती है संज्ञेय अपराधों से रिलेटेड, संज्ञेय अपराधों के बारे में, उस सूचना को हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR कहते हैं। और धारा 154 इसके बारे में बात करती है। सवाल हमारे पास कभी यह भी आता है कि सर, हमने ये देखा है कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाएं तो FIR तो दर्ज हो ही नहीं पाती। ये एक इतना बड़ा कार्य है और ये इतना कठिन प्रक्रिया बन जाती है कि हम तो चक्कर काट काट के थक जाते हैं, पर हम एक FIR दर्ज नहीं करवा पाते। मैं आपको बताऊं, इसके कुछ 2-3 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले तो अगर आप 154 की भाषा ही देखेंगे, वहां पे जो वर्ड यूज करा गया है वो शैल है, मतलब कि देयर इज नो डिस्क्रिशन हियर, देयर इज नो डिस्क्रिशन। पुलिस अफसर के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है, वह अपनी मर्जी से
प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से इनकार नहीं कर सकते। He cannot, the police officer cannot refuse to register an FIR. Whenever there is an information related to the commission of a cognizable offense, FIR का दर्ज होना बहुत जरूरी है और मैंडेटरी भी है। यह अनिवार्य है कि पुलिस अफसर उस प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करें, वह मना नहीं कर सकते प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने से। द पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव दैट डिस्क्रिशन एट ऑल। सेक्शन 154 ही जो वर्ड यूज करता है वो शैल यूज करता है। साथ में अगर आप देखेंगे सेक्शन 154 यूज करता है वर्ड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हर वह सूचना जो संज्ञेय अपराध के बारे में है। ध्यान से सुनिए, सी बेयर एक्ट हमसे बात करती है बट हमें सुनना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। वर्ड जो लिखा है एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी रीजनेबल, एवरी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं लिखा, विश्वसनीय सत्य सूचना ऐसा कुछ नहीं लिखा। हर वह इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, हर वह सूचना जो संज्ञेय अपराध के बारे में है। कोई डाउट बचता ही नहीं, कोई भी डाउट बचता ही नहीं है। सीधे सीधे अगर आप सेक्शन 154 के अर्थ पे निर्भर करें तो साफ साफ वहां लिखा है कि हर वह सूचना जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती है आप पुलिस ऑफिसर को दें और उनको दर्ज करना मैंडेटरी है। एफआईआर डायरी में उन्हें चढ़ाना पड़ेगा। वो क्या करते हैं पुलिस अफसर, डेली डायरी में आपकी कंप्लेंट नोट कर लेते हैं, कॉपी भी दे देंगे आपको, रिसीविंग भी करवा लेंगे, लेकिन वो एफआईआर नहीं बनती क्योंकि जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी पुलिस अफसर का उस पर एक्शन लेना अनिवार्य हो जाता है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करना भी अनिवार्य हो जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पास आती है वो ये है कि पुलिस अफसर तो मान नहीं रहे हैं, तो उनको 154 का हवाला दिया जा सकता है कि देखिए सर सेक्शन 154 में ये लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता में कि आपके पास डिस्क्रिशन नहीं है कि आप एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दें। आपके पास बिल्कुल भी ये डिस्क्रिशन नहीं है। साथ ही साथ आप उनको हवाला दे सकते हैं, एक जजमेंट है ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य, दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक जजमेंट का आप हवाला दे सकते हैं उन्हें, ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य, यानी कि ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की, जहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बिल्कुल साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब भी आप किसी भी संज्ञेय अपराध के बारे में बात करेंगे वहां पे पुलिस अफसर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वह एफआईआर रजिस्टर ना करे। हाँ, कुछ उन्होंने बताए हैं जैसे करप्शन के केसेस होते हैं या मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस होते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं, कुछ वहां पे 6-7 प्रकार के केसेस लिखे हैं जहां पे पुलिस अफसर एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी देयर इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इवन आफ्टर दैट प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अफसर के पास कोई ऐसा डिस्क्रिशन अवेलेबल नहीं है कि वह चाहे तो एफआईआर रजिस्टर करे, चाहे तो एफआईआर ना रजिस्टर करे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। पुलिस अफसर का यह दायित्व है, उनके लिए अनिवार्य है कि वह एक एफआईआर को दर्ज करे। आगे अगर फिर भी आपका काम ना बने तो सेक्शन 154 सब सेक्शन 2 में आप जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हैं उनके पास अपनी कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं, और मेरी सलाह होगी कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से वह कंप्लेंट उन्हें भेजें ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड बना रहे कि जी नीचे वाले जो अफसर हैं वह साहब हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे हैं, हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देनी है, वह रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे हैं और
हमें नहीं पता कि हम आगे कहां जाएं, इसीलिए हमारी आपसे ये निवेदन है कि आप या तो जो नीचे अफसर हैं उनको कहें एफआईआर रजिस्टर करें, या आप स्वयं एक एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए हमारी। रजिस्टर्ड पोस्ट से आप ये लिखित उनको भेजें, और साथ में अर्जी अगर आप लेकर जाना चाहें तो साथ में जा भी सकते हैं, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड भी रहे कि आपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को दिया है। अब उसके बाद आगे क्या करें? अगर यहां भी बात ना बने तो फिर हम 156(3) में जा सकते हैं। यहां पे हम सीधा एक मैजिस्ट्रेट के पास एक अर्जी लगाते हैं, एक एफिडेविट लगाएंगे हम। एफिडेविट में लिखा होगा कि हम नीचे पहले पुलिस अफसर के पास गए थे, उन्होंने नहीं करा, सुपीरियर पुलिस अफसर के पास गए थे, उन्होंने भी नहीं करा, मतलब जो इससे पहले की प्रक्रिया है उसको हमने एग्जॉस्ट कर लिया। वी हैव एग्जॉस्टेड द अर्लियर अवेलेबल रेमेडीज, और अब हम आपके पास आ रहे हैं कि आप हमारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्लीज रजिस्टर करवा दीजिए। पुलिस अफसर को डायरेक्शन दीजिए कि वह इन्वेस्टिगेशन करें। आप हमारी इन्वेस्टिगेशन को जनाब मॉनिटर भी करवा दीजिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो सके और न्याय प्रणाली में कोई भी बाधा ना आए। 156(3) की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। और अगर ये भी ना हो आपसे तो 200 सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200, यहां पे आप मैजिस्ट्रेट के पास बिना किसी पुलिस अफसर के पास भी जाए सीधी एक कंप्लेंट लगा सकते हैं। सीधी कंप्लेंट, उसको कहते हैं कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स कहते हैं उन्हें। सेक्शन 200 में आप सीधी सीधी एक कंप्लेंट, एक दरख्वास्त लगा सकते हैं, एक शिकायत अपनी दे सकते हैं न्यायाधीश महोदय को या महोदया को कि ये हमारी जो कंप्लेंट है इस पे एक्शन लिया जाए। यहां पे आपको पुलिस अफसर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उन्हें बता सकते हैं कि हम आपके पास आए हैं और हमें इस याचिका पे आपसे न्याय चाहिए। उसमें क्या होता है कि वह आपसे ही पहले पूछताछ करते हैं, आपकी एविडेंस भी लेते हैं, विटनेसेस अगर आप बुलाना चाहते हैं तो बुलाते हैं, फिर वह अक्यूज्ड यानी कि दूसरी पार्टी कोई जो अभियुक्त है उनको कोर्ट में बुलाते हैं। वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स कहा जाता है उन्हें। ये सब आपके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर एफआईआर रजिस्टर ना हो। सर एफआईआर इतना इंपॉर्टेंट है रजिस्टर करवाना? जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप हमारे न्याय व्यवस्था को देखेंगे, स्पेशली जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखेंगे, इस दंड प्रक्रिया में आपको ये समझ आएगा कि एफआईआर के रजिस्टर किए बिना आप किसी भी संज्ञेय अपराध के ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। एफआईआर का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, और ये फर्स्ट स्टेप है। यह फर्स्ट स्टेप है जिससे हमारा जस्टिस सिस्टम जो है आगे वर्क करना शुरू करता है। देखिए, जो पुलिस अफसर है वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वही एक ऐसी अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेशन करती, जो जांच पड़ताल करती, और किसी भी ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ, किसने करा है, कब करा है, कैसे करा है, उसकी तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। वरना तो हम एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि कोई भी चाहे किसी के भी खिलाफ कोई भी एक जाके एफआईआर रजिस्टर करवा दे और बिना जांच पड़ताल के उसको कोर्ट के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। यह है, हम अलाउ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी न्याय व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए स्पेसिफिकली जो दंड प्रक्रिया संहिता है हमारी, वह प्रोवाइड करती है धारा 154 में कि जब भी आप इंफॉर्मेशन की बात करेंगे रिलेटिंग टू द कमिशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वह सूचना जो संज्ञेय अपराधों के बारे में है, पुलिस अफसर के पास डिस्क्रिशन नहीं है, उनको उस इंफॉर्मेशन को दर्ज करके एक्शन लेना ही होगा, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करनी ही होगी। और फिर धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सेक्शन 173 के अंतर्गत वह अपनी पुलिस रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट के पास लगाएंगे। अब वह इंफॉर्मेशन सही थी, गलत थी, उस व्यक्ति ने वह अपराध करा है नहीं करा, ये बात की बात है। इट्स अ पोस्ट एफआईआर सिचुएशन, ये अभी की बात नहीं है कि आप पहले ये देखें कि वह इंफॉर्मेशन, वह सूचना सत्य है कि असत्य है, विश्वसनीय है कि अविश्वसनीय है। नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, फिर मैजिस्ट्रेट के पास जब 173 में आप रिपोर्ट लगाएंगे तब बताइएगा कि वह इंफॉर्मेशन सही थी, गलत थी, अभियुक्त ये व्यक्ति है कि कोई और व्यक्ति है, कोई अपराध हुआ भी है कि नहीं हुआ। ये तब की बात है जब आप मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट लगाएंगे। अभी की कोई स्टेज नहीं है कि आप देखें, आपके पास एक सूचना आई है, आपका काम है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप दर्ज करें उस सूचना को और जांच पड़ताल की प्रक्रिया शुरू करें। इनफैक्ट अब जब हम बात करने वाले हैं जीरो एफआईआर की, इस कॉन्वर्सेशन से बहुत ज्यादा रिलेशन है जीरो एफआईआर का।
क्यों? मान लीजिए कि आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र के निवासी हैं, दैट इज दिस इज योर रेजिडेंस, एंड मान लीजिए कि यहां पर आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इन दोनों के बीच में मान लीजिए करीब करीब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहां पर लेट अस से आप घूमने फिरने के लिए यानी कि ट्रैवल करने के लिए गए थे। अब हुआ क्या कि जब आप यहां पर ट्रैवल करने के लिए गए हुए थे, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे आपके साथ किसी ने मारपीट करी और उस मारपीट में जबरदस्ती जबरन आपके साथ मारपीट करी और मारपीट के दौरान आपका एक दांत था, वह दांत डिसलोकेट हो गया, दांत आपका टूट गया, दांत में फ्रैक्चर हो गया, दांत डिसलोकेट हो गया, जिसको ग्रीवियस हर्ट का अपराध भी कहते हैं। यानी कि आपके साथ किसी ने एक ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस करा। अब समस्या ये आती है कि क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम जो सूचना है वह पुलिस अफसर को यहां दे सकते हैं या जहां हम रहते हैं, जहां के निवासी हैं वहीं देंगे? बहुत साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में हमें समझ आता है कि हम बिल्कुल यहां पर सूचना पुलिस अफसर को पुलिस स्टेशन में जाकर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई इस तरीके का अपराध हमारे साथ हुआ है, इस तरीके का अपराध हमारे साथ हुआ है। अब इस अपराध को हम थोड़ा सा ना और सीरियस कर लेते हैं। मान लीजिए आपके साथ किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर करा है, बहुत सीरियस ऑफेंस है। मान लीजिए आपके साथ किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर करा है, आपकी हत्या करने की कोशिश की। अब हुआ क्या कि जिसने हत्या करने की कोशिश की थी वह बहुत ही पावरफुल लोग हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, अपने दबदबे में भी स्ट्रांग हैं और नंबर्स में भी बहुत स्ट्रांग है। आपका परिवार आपके साथ था, हत्या करने की कोशिश करी लेकिन आप वहां से डर गए और आप डरे और आपने सोचा कि बस अपनी जान बचा के यहां से चला जाया जाए, जो बाद की बात है बाद में देखी जाएगी, अभी तो फिलहाल बस मैं अपनी जान बचा लूं, मेरा परिवार भी मेरे साथ है, क्योंकि आप वहां घूमने फिरने ट्रैवल करने के लिए गए थे। तो आप वहां से निकले, आप वहां से निकले और आप इस जगह से निकल के इस क्षेत्र में आ गए। आप यहां पहुंचे और आपको यह ज्ञात हुआ कि भाई मेरे साथ किसी ने हत्या करने की कोशिश की, कम से कम मुझे पुलिस अफसर को जाके बता तो देना चाहिए, कम से कम मेरे को अपनी सुरक्षा का इतना तो ध्यान रखना चाहिए, मेरा परिवार भी है। तब तो आप घबराए हुए थे, उस टाइम पे आप डरे भी हुए थे, लेकिन अब मेरे को अपनी सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना चाहिए, मेरा परिवार भी है, किसी को पता ही नहीं है कि मेरी हत्या करने की किसी ने कोशिश करी है, किसी भी अथॉरिटी को पता ही नहीं है। कल को अगर यही लोग मेरे परिवार पे वार करते हैं या मुझ पे फिर से वार करते हैं तो मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचूंगा उस टाइम पे कि पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आपको ये ज्ञात हुआ, परिवार वालों ने भी आपको सपोर्ट करा उस टाइम पे, आपने गाड़ी जाके पुलिस स्टेशन में लगाई और आपने यहां पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन दर्ज करवानी चाहिए। यहां पर जाकर आपने अपनी इंफॉर्मेशन दर्ज करवानी चाहिए कि भाई मेरी सूचना ले लीजिए, एक ऐसा बहुत ही सीरियस संज्ञेय अपराध मेरे साथ इस पर्टिकुलर जगह पे हुआ है। अब जो पुलिस स्टेशन में बड़ा बाबू बैठे थे उन्होंने कहा कि जी देखिए यहां पर तो आप आ नहीं सकते क्योंकि आपका जो अपराध हुआ है वो तो वहां पर हुआ है, आप रहते एरिया नंबर ए में हैं, अपराध आपके साथ बी में हुआ है, आप आ गए एरिया नंबर सी में। हमारी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि हम वहां के अपराधों से डील कर सके। सॉरी, वहीं पर वापस जाइए, वहीं पर जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाइए। ऐसा नहीं करा जा सकता, ध्यान से समझिए इस बात को, ऐसा नहीं करा जा सकता। एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब, जीरो एफआईआर से हमारा क्या मतलब है? जीरो एफआईआर का मतलब है कि
if there is a cognizable offense, if there is a cognizable offense that has been committed, irrespective of jurisdiction, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, irrespective of jurisdiction, irrespective of jurisdiction, the information has to be recorded / can be recorded at any police station. जब भी किसी संज्ञेय अपराध की बात करेंगे और एफआईआर दर्ज करवानी है, जुरिस्डिक्शन की बात हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि आप इंफॉर्मेशन कहीं पर भी दर्ज करवा सकते हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन में, किसी भी थाने में जाकर आप अपनी सूचना संज्ञेय अपराध के बारे में दर्ज करवा सकते हैं और उसके बाद वह सूचना वो पुलिस स्टेशन उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देंगे जहां पर वह अपराध हुआ है या जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है इन्वेस्टिगेट करने की। यानी कि वो जो एरिया नंबर सी हमने देखा था, वहां के थाने को वह इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है, कोई सवाल नहीं है इसमें। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, सूचना दर्ज करनी है, मैंडेटरी है, बात खत्म। आप दर्ज करेंगे सूचना और जल्द से जल्द उस पुलिस स्टेशन जो एरिया नंबर बी था जहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था, उस पुलिस स्टेशन में जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, उस पुलिस स्टेशन को वह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देंगे। 2012 का जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जो निर्भया केस था, उस टाइम पे जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी जीरो एफआईआर के बारे में कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं देखनी हमें। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि बार बार करी। हमें ज्यूरिसडिक्शन नहीं देखनी, हमें यह नहीं देखना कि किस जगह पे अपराध हुआ है और जिस पुलिस स्टेशन में अब आप इंफॉर्मेशन दर्ज करवा रहे हैं, वह इंफॉर्मेशन दर्ज करने के बाद ज्यूरिसडिक्शन रखता है इन्वेस्टिगेट करने की या नहीं, यह हमें नहीं देखना। कहीं पर भी इंफॉर्मेशन दर्ज हो सकती है। आपके साथ बेंगलोर में कुछ हुआ है, आप अहमदाबाद में करवा सकते हैं इंफॉर्मेशन दर्ज। आपके साथ श्रीनगर में कुछ हुआ है, आप कन्याकुमारी में करवा सकते हैं। आपके साथ बॉम्बे में कुछ हुआ है, आप विशाखापट्टनम में करवा सकते हैं। आपके साथ नागालैंड में कुछ हुआ है, आप भोपाल में करवा सकते हैं। किसी भी जगह पर, किसी भी थाने में आप अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं जो कि एक संज्ञेय अपराध के बारे में है, और फिर वह उस थाने का, उस थाना अधिकारी का यह काम है, उनका यह दायित्व है कि वह उस इंफॉर्मेशन को उस थाने में ट्रांसफर करें जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की, यानी कि उस अपराध की जांच पड़ताल करने की, जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है। इसे कहते हैं जीरो एफआईआर। वेयर कैन एन एफआईआर बी रजिस्टर्ड? इट कैन बी रजिस्टर्ड एनीवेयर इन एनी पुलिस स्टेशन, एनीवेयर इन एनी पुलिस स्टेशन। कहीं पर भी यह दर्ज हो सकती है, किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर भी इंफॉर्मेशन दर्ज हो सकती है। आप देखेंगे केस था भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वहां जीरो एफआईआर की तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा गया दैट जब हम 154 की बात करते हैं तो वहां पे एवरी इंफॉर्मेशन लिखा है, डिस्क्रिशन नहीं है कोई। तो इसी हिसाब से और इसी लिहाज से ज्यूरिसडिक्शन की भी कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन की कोई डिस्क्रिशन नहीं है तो ज्यूरिसडिक्शन की भी नहीं है। आप कहीं पर भी दर्ज कराएं। मैंडेट क्या दिया है, आदेश क्या दिया है, निर्देश क्या दिया है दंड प्रक्रिया संहिता ने हम सबको? यह दिया है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि हर वह सूचना जो कि किसी संज्ञेय अपराध के बारे में है, बात खत्म हो जाती है, बात वहां खत्म हो जाती है। अब आपकी ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, हम इस बात में क्यों आए? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। जरूरी है कि आप टाइमली मैनर में, सही समय पर, जल्द से जल्द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जल्द से जल्द फ्रेश, उसी समय ज्यूरिसडिक्शन
होते हुए या ना होते हुए आप सूचना प्रदान करें पुलिस अफसर को, और पुलिस अफसर वह सूचना अनिवार्य रूप से दर्ज करें। भाई हम ये कैसे चांस दे सकते हैं कि अभियुक्त शहर छोड़ के भाग जाए, मिलना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो कानून की गिरफ्त में ही ना आ पाए उसके बाद, या किसी भी साक्ष्य को वो मिटाने की कोशिश करे, छुपाने की कोशिश करे, एविडेंस टैंपरिंग, किसी भी गवाह को डराए धमकाए, ये हम अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए जल्द से जल्द पुलिस अफसर को देना है हमें इंफॉर्मेशन। पुलिस अफसर की ड्यूटी है कि इंफॉर्मेशन रजिस्टर करे। एक केस था हल्लू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, हल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये 1974 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, और ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि जब भी आप प्रथम सूचना की बात करें, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करें रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा नहीं है कि यह इंफॉर्मेशन वही व्यक्ति देगा, यह इंफॉर्मेशन वही व्यक्ति देगा जिसको पर्सनल नॉलेज हो इंसिडेंट के बारे में। कोई भी व्यक्ति दे सकता है, एनीबडी कैन गिव दैट इंफॉर्मेशन। मेरे साथ क्राइम हुआ है, नहीं सर मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने देखा मेरे पड़ोसी के साथ हुआ है, तो क्या मेरे को वहां से भगा दिया जाएगा कि जाइए आपकी इंफॉर्मेशन क्यों रिकॉर्ड करें, आपके साथ थोड़ी कुछ हुआ है, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी जाके इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकता है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यदि हम विधि की भाषा को सही तरीके से समझ लें, इतनी कंफ्यूजन हमें कभी होगी ही नहीं। सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा तो है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हर वह सूचना जो कि एक संज्ञेय अपराध के बारे में है। अब वो कौन दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वहां तो शब्द लिखा है इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, वहां ये तो नहीं लिखा कि विक्टिम हो, यानी कि पीड़ित ही हो सकता है वह व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन देगा। नहीं, कोई भी हो सकता है। आपने तो सिर्फ सूचना देनी है ना जाके पुलिस अफसर को, आपने तो सिर्फ सूचना देनी है। शब्द लिखा है इन्फॉर्मेंट, कोई भी हो सकता है जो दे। इसी तरीके से हमें डाइसेक्ट करना पड़ता है बैर एक्ट की लैंग्वेज को समझने के लिए। हर सूचना जो संज्ञेय अपराध के बारे में, तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं कि पर्सनल नॉलेज हो, उनको ज्ञात हो सारे इंसिडेंट का। अरे भाई उन्होंने बताया कि मैंने देखा है वहां पे चीख चिल्लाहट हो रही थी, थोड़ी देर बाद मेरे पड़ोसी के घर के बाहर ही एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था खून से लथपथ हालत में, मैं आपके पास इंफॉर्मेशन देने आया हूं, बाकी सब लोग डर रहे हैं, मैंने आके आपको निडरता से इंफॉर्मेशन दे दी, काम खत्म, इंफॉर्मेशन दे दी, एफआईआर हो गई, वहां पे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस अफसर बोलेंगे नहीं पड़ोसी को ही बोलो या उसको बोलो जो मृत है उसका कोई आके व्यक्ति, घर वाला या कोई प्रियजन आके हमसे एफआईआर दर्ज करवाए। नहीं भाई, कोई भी दर्ज कर सकता है। मान लीजिए आपको पता है कि जो आपके पड़ोस में व्यक्ति है जिनके बाहर आपने मृत हालत में एक व्यक्ति को देखा है खून से लथपथ, उस व्यक्ति का बहुत दबदबा दबाव है लोकल पुलिस स्टेशन पे। आपको पता है कि वहां जाएंगे तो सबसे पहले एफआईआर तो बाद में दर्ज होगी, आपकी ही जान को खतरा हो जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति सबसे पहले पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो हो सकता है उस व्यक्ति को ही सूचना दे दें, और फिर वह व्यक्ति आपको डराए धमकाए या आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे। तो आप गए, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए और उस पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाई, इंफॉर्मेशन दर्ज करवाई। बिल्कुल करवा सकते हैं आप, बिल्कुल करवा सकते हैं आप। कीर्ति वर्सेस स्टेट, यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने, यानी कि दिल्ली के उच्च न्यायालय ने यह बात कही है कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस जो है, उनको आदेश दिया है कि आप एक स्टैंडिंग ऑर्डर पारित करें। यू पास अ स्टैंडिंग ऑर्डर दैट विदाउट द क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, जो सूचना है संज्ञेय अपराध की, वह दर्ज कराई जाए। ज्यूरिसडिक्शन की बात कोई नहीं होगी, स्टैंडिंग ऑर्डर पास करना है कि हर वह सूचना जो कि एक संज्ञेय अपराध के बारे में है उसको दर्ज करवाया जाए। हर इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, पुलिस अफसर को हर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है और एफआईआर दर्ज करनी है जो कि एक संज्ञेय अपराध के बारे में बताती है। मैं आपको बताऊं, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बिल 2023 में हमारे संसद में लाया गया है,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो बिल है, जो हमारे संसद में लाया गया है, अभी अधिनियम नहीं बना है, पारित नहीं हुआ है, वहां पर सेक्शन 173 सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 में अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्मल प्रोविजन, अभी तक तो जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट और आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्शंस, साथ साथ जो माननीय उच्चतम न्यायालय और हमारे उच्च न्यायालय की जजमेंट्स हैं, वहां से हम जीरो एफआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कि जीरो एफआईआर दर्ज करवानी, आप एफआईआर कहीं पे भी दर्ज करवा सकते हैं, वह एक मुश्किल कार्य नहीं होना चाहिए, किसी भी जुरिस्डिक्शन में आप एफआईआर दर्ज करवाइए। यहां पर एक फॉर्मल प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस हो गया है रिलेटेड टू जीरो एफआईआर, और 15 दिन का समय भी वहां पे दे दिया गया है कि सबसे पहले तो इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन, जो वर्ड अगर आप देखेंगे 173 सबसेक्शन 1 में, दैट इज बेसिकली द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ 154 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी 1973, इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है 173 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस बिल 2023। वहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो वर्ड यूज करा गया है बीएनएसएस बिल में वो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। जुरिस्डिक्शन की बात नहीं करनी, कहां ऑफेंस कमिट हुआ है, कहीं पर भी हो सकता है ऑफेंस कमिट। आप एफआईआर दर्ज करिए सर, आप इंफॉर्मेशन लिखिए हमारी, आप मना नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन लिखने से, आपको एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, आपको एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। फॉर्मल प्रोविजन दे दिया गया है जीरो एफआईआर से रिलेटेड, और वहां पर यह भी बताया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जिस थाने में आप एफआईआर जीरो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, वह थाना 15 दिन के अंदर अंदर उस थाने को इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा जिस थाने के पास ज्यूरिसडिक्शन है उस ऑफेंस की जांच पड़ताल करने। 15 दिन का समय भी दे दिया, टाइम बाउंड मैनर। मुझे ध्यान है 9 अक्टूबर 2020, 9 अक्टूबर 2020 जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनकी तरफ से एक एडवाइजरी भी आई थी, जहां पे स्पेसिफिकली जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है, वुमेन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी भी पारित करी गई थी कि इस सबको ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्पेसिफिकली मिले, आप मना नहीं करेंगे। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको उस इंफॉर्मेशन को, सूचना को दर्ज करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। ये तो एक स्पेशली एडवाइजरी पास करी गई थी जो वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं, ताकि थोड़ा ज्यादा उस बात पे स्पेसिफाई करा जा सके, ज्यादा उस बात पे फोकस करा जा सके। अगर पुलिस अफसर मना करते हैं, मैं आपको बता दूं, पुलिस अफसर एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो 166 कैपिटल ए अगर आप क्लॉज सी देखेंगे, अगर वो 154(1) में एफआईआर दर्ज करने से अगर रिफ्यूज कर देते हैं तो उनके लिए सजा भी दी गई है 6 मंथ्स से 2 इयर्स की रिगरस इंप्रिजनमेंट, यानी कि सिंपल इंप्रिजनमेंट नहीं, रिगरस इंप्रिजनमेंट, नॉट लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन प्लस फाइन। ये सजा तैयार है पब्लिक सर्वेंट के लिए जो कि इंफॉर्मेशन नहीं दर्ज करेंगे। सिंपल इंप्रिजनमेंट भी नहीं है, रिगरस इंप्रिजनमेंट। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया, जहां पे हमने बात करी कि एफआईआर जो है कोई भी और कहीं पे भी दर्ज करवा सकते हैं, कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। हमने ये भी बात करी, कुछ छोटी चर्चा, कि एफआईआर अगर ना दर्ज हो तो हमारे पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा हमने करी, पहले हम कर भी चुके हैं इस बात पे विस्तार में चर्चा। और अगर आप नहीं करवा पाते हैं अपनी एफआईआर रजिस्टर, तो भी उसके क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। पुलिस अफसर के खिलाफ कंप्लेंट भी हो सकती है, और अगर आपको कोई सूचना कहीं से भी मिले, कहीं से भी कोई सूचना मिले कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, बल्कि ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस सूचना को पुलिस अधिकारी तक जल्द से जल्द पहुंचाएं, और पुलिस अफसर हमारी एफआईआर को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते।
उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उनका ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उस प्रथम सूचना के पंजीकरण को करें, उसको दर्ज करें और आगे की जांच पड़ताल शुरू करें। Where can an FIR be registered? The answer is very simple, at any place irrespective of jurisdiction. 0 FIR के रूप में इंफॉर्मेशन को दर्ज करा जाएगा, FIR नंबर नहीं दिया जाता पर 0 FIR के रूप में दर्ज करा जाएगा और उसके बाद उस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करी जाएगी वह इंफॉर्मेशन जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की, जांच पड़ताल करने की। आशा करता हूं कि आपके लिए ये सेशन लाभदायक रहा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।